गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है वो चल रहा था, जिसके अंदर हम आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने त्रिक नियम, अष्टक नियम, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आवर्त सारणी क्या होती है उसके बारे में बेसिक मैंने आपको बताया था। धातु है, धातु, उपधातु, इन सबको आवर्त सारणी में प्रदर्शित किया हुआ था, वो बताया आपको। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोजले द्वारा दी गई। देखिए, इस आवर्त सारणी के अंदर और मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी, उन दोनों में क्या अंतर है। जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और हालांकि आज के टाइम में सबसे विकसित जो सारणी है, जो सबसे बेस्ट, सबसे सही प्रकार की सारणी है, वो यही सारणी है। ठीक है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडेलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी का आधार क्या था, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। उसमें हमने नियम भी पढ़ा था कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुण धर्म है वो परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार चेंज होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो भी तत्वों के गुण धर्म है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो इसका ये नियम भी अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना आप, कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज बताती हूं आपको। देखिए, ये होता है परमाणु, परमाणु के अंदर होता है ये नाभिक। नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी जीरो होता है। यदि किसी परमाणु पर आवेश पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज्यादा है। जैसे मैंने लिख दिया Mg+2 मैग्नीशियम +2, इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जितने भी हो उससे 2 प्रोटॉन ज्यादा है। मैंने लिख दिया F-1, इसका मतलब है इसमें चाहे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक ज्यादा है। माइनस वाला एक ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन। प्लस वाले 2 ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्या है, 2 प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी इस प्रोटॉनों की संख्या। किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक, और इसे Z से प्रदर्शित भी करता है। ये चीज आप ध्यान रखना, हमेशा काम आने वाली है। किसी परमाणु के अंदर 3 आधारभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। इनमें अभिकेंद्रीय बल रखता है नाभिक की ओर। ठीक है, नाभिकीय बल का रूप है एक प्रकार का। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। जबकि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, और इसे A से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A और कैपिटल Z। अब हमने देखा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडेलीव के अनुसार तत्वों के जो भी गुण चेंज होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग से चेंज होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने क्या बताया कि जो भी परमाणु के गुण धर्म होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के अनुसार चेंज होते हैं, परमाणु क्रमांक के अनुसार चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है।
तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। जैसे देखिए आवर्त सारणी के अंदर अभी बताऊं मैं आपको, ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके अंदर ये तत्व एक नंबर पर रखा हाइड्रोजन को, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। दो परमाणु क्रमांक होता है हीलियम को, तो इसको 2 नंबर पर रखा। 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का, 3 नंबर पर रखा। 4 नंबर पे बेरिलियम का, 5 नंबर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जैसे देखिए 30 परमाणु क्रमांक तक बिल्कुल व्यवस्थित आवर्त सारणी है कि नहीं है। जैसा परमाणु क्रमांक वैसे तत्व को व्यवस्थित कर दिया। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 है, मतलब इसमें प्रोटॉन इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इसको 1 नंबर पर रख दिया। हीलियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 2, तो इसका परमाणु क्रमांक 2, इसे 2 नंबर पर रख दिया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या, तो इसे 3 नंबर पर रख दिया। तो इस प्रकार इस आवर्त सारणी को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बनाया गया, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले के द्वारा दी गई। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती जाती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुण धर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह या वर्ग या ग्रुप कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। खड़ी लाइनें ऊर्ध्व स्तंभ, वर्ग या समूह, आड़ी लाइनें या क्षैतिज स्तंभ आवर्त। वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7। ये देख ली हमने आधुनिक आवर्त सारणी। आप देखेंगे कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व है, फ्लोरीन है और क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर ये आ गया फ्लोरीन और क्लोरीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने संयोग इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। अब सभी तत्व इस वर्ग के अंदर आना चाहते हैं। ये है अक्रिय गैस विन्यास, उत्कृष्ट गैस समूह है। ऐसा वर्ग जिसके अंदर जो भी तत्व होगा वो पूरी आवर्त सारणी के तत्वों से सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 9 और अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 10 में आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक है 11। अगर या तो ये इतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, कितने 1 2 3 4 5 6, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके 11 से 18 में आए, या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर 10वें में आ जाए। तो इजी रास्ता कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पर धनावेश आता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उन पर ऋणावेश आता है। तो सोडियम पर हमेशा Na+1 लिखा होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, माइनस वाले को निकालेगा, तो इस पर +1 प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस 10 के बराबर हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। और यदि इस फ्लोरीन के 9 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर F-1 आ जाएगा, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस 10 वाले के बराबर हो जाएगा, यानी ये स्थायी हो जाएगा। तो संयोजकता का मतलब है कोई भी तत्व स्थायी गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, जितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो इन सब की संयोजकता 1-1 होती है, -1-1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये 1 ग्रहण करते ही 9 से 10 में चला जाएगा, ये 17 से 18 में, ये 35 से 36 में, 53 से 54 में, 85 से 86 में, 117 से 118 के अंदर। तो सर्वाधिक
स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनकी संयोजकता है वो माइनस में होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ये वाले इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, क्योंकि इनको ग्रहण करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे तब जाकर ये आगे वाले में पहुंच पाएंगे। इससे बेटर है कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागे और पीछे वाले में चला जाए। तो इसने क्या बताया कि जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व है, फ्लोरीन है वो क्लोरीन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इससे इनके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष के सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले वाले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 के किसी में भी रखा जा सकता है। आगे देखिए ये सेकंड पैराग्राफ देखो। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की संख्या समान वाले भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक एक ही आवर्त में स्थित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन पोटेशियम Kl और M कोषों में स्थित है। कोषों के नाम है Kl और M। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है एक नया कोष इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। यानी आगे वाला आवर्त तभी आएगा जब पीछे वाला आवर्त है वो पूरा इलेक्ट्रॉनों से भर जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे आवर्त में कितने तत्व है आवर्त सारणी से पता कर सकते हो आप। विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक में नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। यानी किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे प्रथम आवर्त में 2 तत्व है तो इसमें क कोष आएगा। देखिए हमेशा कोष आएंगे KLMN, उनका नाम हमेशा क से शुरू होगा। जैसे ABCD अल्फाबेटिक में KLM आते हैं ना, वहां से कोषों का नाम शुरू होगा। जैसे पहला कोष है तो उसका नाम K होगा, दूसरा कोष है L होगा, तीसरा कोष है N होगा, KLM, चौथा कोष है उसका नाम N होगा। ऐसे KLMNOPQRST 1 2 3 4 5 6 7 8 कोष होंगे। वैसे वैसे नाम शुरू कहां से करना है, K से करना है, K फॉर काइट से। जैसे K कोष है तो उसके लिए कोष कौन सा है, पहला। K कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2n², n का मान 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने 2। L कोष में 2 का स्क्वायर 4 × 2 8। इसी प्रकार हम सभी अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित बंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था? वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है? तभी तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है वो ज्यादा चली नहीं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, संयोजकता। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। जैसे देखिए फ्लोरीन में बताती हूं मैं आपको। जैसे ये फ्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 9, यानी आवर्त सारणी में ये 9वें नंबर पर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p5। टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 5। मतलब बाह्यतम कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम जैसे ये तो अंदर वाला हो गया 1 नंबर वाला। अब 2 वाले जितने भी होंगे ना वो सारे इसके बाह्यतम कोष होंगे। तो बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। स्थायी इलेक्ट्रॉन, देखिए जो आवर्त सारणी है उसके अंदर स्थायी
विन्यास वाले तत्व है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है देखिए, इसका है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। तो आगे इसके क्या आ रहा है, 2, 10, 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने चाहिए। 10 तो पीछे वाले आ गए और 8 और होने चाहिए। तो इसके अंदर 8 में कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, एक ही तो कम पड़ रहा है। तो फ्लोरीन किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे इसने हाइड्रोजन को ले लिया, तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन पर तो आ जाएगा प्लस और फ्लोरीन पर क्या आ जाएगा माइनस। इन दोनों के मिलने से यौगिक क्या बन जाएगा, HF। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन की संयोजकता -1, हाइड्रोजन की +1, क्योंकि फ्लोरीन वाले कोष में क्लोरीन आता है, उसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता इस प्रकार दर्शाते हैं। फिर परमाणु की साइज, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी परमाणु की साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। आइए हम समूह तथा आवर्त सारणी में साइज की विभिन्नता का अध्ययन करें, हालांकि ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। अब आवर्त सारणी के अंदर धात्विक और अधात्विक गुण कैसे होंगे, देखिए धात्विक और अधात्विक गुण में मैं आपको बताती हूं कि ये सारे इधर वाले पीले गहरे रंग वाले क्या है, धातु है, इधर वाले अधातु है। धातुओं का गुण क्या होता है, अधातुओं का गुण क्या होता है, पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था जब धातु और अधातु को पढ़ा था। धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, अधातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जो त्यागेंगे उन पर धनावेश आएगा, जो ग्रहण करेंगे उन पर ऋणावेश आएगा। ये धात्विक और अधात्विक तत्वों के गुण होते हैं। यानी जो धात्विक प्रवृत्ति के होंगे वो उनके वही गुण होंगे जो धातुओं के होते हैं, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अधातुओं के जो तत्व होंगे उनके वही गुण होंगे जो अधातुओं के होते हैं, जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर का तात्पर्य था आपको बिल्कुल आवर्त सारणी के बारे में समझाना, और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके ये अभ्यास प्रश्न आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 प्रश्न, 6, 7, 10 तक है। इस 10 क्वेश्चनों को आपको करना है बिल्कुल, क्योंकि चैप्टर को मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। आपको एक बार खुद सेल्फ स्टडी करके इस चैप्टर को समझना है। कितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते, मैं अभी भी बोल रही स्टूडेंट, आपको पासबुक में से नहीं करना है। आपको जितना समझ आए आप कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि मैडम इस चैप्टर का ये नंबर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगी। लेकिन उससे पहले शर्त क्या है कि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझना है, मेरी क्लास को कंटिन्यू देखना है, फिर एक बार पूरे पार्ट की सेल्फ रीडिंग करनी है, और उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर करने बैठना है। तो 100% आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी बच्चों के डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। मतलब आपके केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है 5 पार्टों के अंदर, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया, धातु है धातु, कार्बन, उनके यौगिक, आवर्त सारणी, इन सब को हमने विस्तार से पढ़ लिया। और नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 6 नंबर, वहां से आपके बायोलॉजी, जीव विज्ञान स्टार्ट होने जा रही है। सबसे इजी टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग, जिसमें अपने शरीर के बारे में, अपने शरीर की कार्यकी के बारे में, अपने शरीर के तंत्रों के बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके ये जो 5 चैप्टर है उन चैप्टर को आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है, क्वेश्चन आंसर करके, सही याद करके। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और विज्ञान वाला पेपर हो जाए उसके बाद एक क्लास होगी जिसमें मैं आपके विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगी। और ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।